जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली के सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में भूतपूर्व सैनिक का जमा होना और एक जगह अपने डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करना एक कैसा चेतावनी देता है भारत सरकार के लिए और भारत के भविष्य के लिए। क्या आने वाला समय में भारत के लिए एक खतरे की घंटी है या नहीं? याद रखिए, किसी भी चीज का शुरुआत जीवन में एक छोटे चीज से होता है। जैसे एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष को जन्म देता है और वो सबको छाया देता है। याद रखिए, एक छोटी सी चिंगारी जंगल की आग की तरह फैल जाती है और हजारों लाखों लोगों का घर बर्बाद कर देती है। जो आज हजारों की संख्या में एक सर्विसमैन जो रोड पर उतरे हैं और जंतर मंतर पर धारणा दे रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो सिस्टम के खिलाफ, जहां से उनको सिर्फ अन्याय ही अन्याय मिला है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, चाहे उनके अधिकारी की तरफ से हो या किसी भी सिस्टम से हो, और सबों के खिलाफ वो रोड पर उतार आए हैं जंतर मंतर पे। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या ये आने वाले खतरे की घंटी है या नहीं, और भारत सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं। आज ये निहत्थे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते भूतपूर्व सैनिक अपने डिमांड के लिए जंतर मंतर पर एकत्र होकर के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप यही कल्पना कीजिए कि देश के कोने कोने में इस अन्याय के खिलाफ जो सिस्टम के द्वारा, जो उनके अधिकारियों के द्वारा, जो सरकार के द्वारा सैनिकों पर जो अत्याचार हुआ है, एमएसपी के नाम पर, ओआरओपी के नाम पर इनजस्टिस हुआ है, अगर देश के कोने कोने में अगर सभी सैनिक एक जगह इकट्ठा होकर के अगर प्रोटेस्ट करने लगे, पहले तो शांतिपूर्वक, और फिर वो ट्रेंड मैन पावर है, वो जानते हैं कि अधिकार को छीनकर कैसे लिया जाता है, और वो किसी भी बलिदान देने के लिए अगर वो तैयार हो जाएंगे तो क्या इस सरकार के लिए संभव हो पाएगा कि इतने बड़े सैनिक विद्रोह को संभाल पाएं? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और सबसे बड़ा तज्जुब की बात यह है कि यहां पर जितने भी नेशनल मीडिया हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक मीडिया हाउस बोलता है वो लुटियन मीडिया है और लुटियन मीडिया दूसरे वाले को बोलता है गोदी मीडिया है। न लुटियन मीडिया और न गोदी मीडिया। वो ऐसे नेशनल मीडिया हाउस जो प्राइम टाइम पर चूहे और बिल्ली की लड़ाई दिखाते हैं, जो थर्ड ग्रेड के हीरो और हीरोइन के एक छोटे से वाक्य को, छोटे से स्टेटमेंट को पूरा घंटे घंटे चलाते हैं। उन लुटियन मीडिया या गोदी मीडिया को इतनी जानकारी नहीं है कि देश में इतना बड़ा हंगामा होने वाला है और आगे आने वाला भविष्य में भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब यह है कि जितने भी मीडिया हाउस हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सैनिकों के लिए उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको देश के लिए कोई लेना देना नहीं, उनका बस टीआरपी बढ़ना चाहिए और उनका बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे लुटियन मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, क्या ये सचमुच देश का खबर दिखाते हैं या अपना टीआरपी बढ़ा के अपना पैसा कमाने का बिजनेस हाउस चलाते हैं। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, जो मिलिट्री रिवोल्ट हुआ, उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, लेकिन लड़ने वाले कौन थे? सिपाही विद्रोह यानी मिलिट्री रेवोल्यूशन, इसका एक मेन कारण था। और वहां भी एक छोटी शुरुआत हुई मिलिट्री रेवोल्यूशन से, जो पूरे भारत देश के इतिहास को बदल दिया। आज वही जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जो सैनिक आए हुए हैं, वो इस बात का एक संकेत है कि आने वाला भविष्य में भारत में एक सैनिक विद्रोह होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो एक्टिव सर्विस में है हमारे जवान, वो देख रहे हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद उनको भी अपने अधिकार के लिए इसी प्रकार लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वह एक्टिव सर्विस में है, राइट टू स्पीक उनके पास नहीं है। उनके माँ और उनके बाप जो हैं, उनके डिविजनल अफसर हैं, उनके डिपार्टमेंट अफसर हैं, यूनिट का कमांडिंग अफसर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में एक भारतीय बाप होने का क्या कर्तव्य बनता है? एक भारतीय बाप वो होता है कि अपने भूखे रहकर भी अपने बच्चे का खाने का, पढ़ने का, रहने का इंतजाम करता है। भले उसे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, भले वो फटा हुआ कपड़ा पहने, भले वो पुराना जूता पहने, लेकिन अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करता है। लेकिन डिफेंस फोर्सेस में यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जिसको बाप का रोल दिया गया है, वो अपने बेटे को यानी जवानों को बेटा नहीं समझते, वो उनको नौकर और एक बंधुआ मजदूर समझते हैं। जैसा ब्रिटिश राज में पहले होता था,
जितने ऑफिसर्स अधिकारी थे और जवान भारतीय थे उनके ऊपर जितना अत्याचार कर सकें, जिस भी प्रकार से अत्याचार कर सकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज वही कमांडिंग अफसर, वही ऑफिसर जवानों को अपना गुलाम समझते हैं और उनके सारे अधिकारी को सीज करके सारे बेनिफिट्स अपने लिए उठाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में एक सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक जो भारतीय जवान हैं, किसान के बच्चे हैं और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे वीर जवान आज सरकार के खिलाफ, अपने ऑफिसर्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं अपने अधिकार के लिए। तो चलिए आपको बताता हूं कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया, उसका मेन कारण क्या था। मिलिट्री फैक्टर्स था। द इंडियन सोल्जर फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल विथ रिस्पेक्ट टू देयर सैलरी, पेंशन, प्रमोशन। इंडियंस वेयर सब्जेक्टेड इन द मिलिट्री while their European counterparts faced no such discrimination. This led to discontent and was a major military factor that resulted in the revolt of 1857. यानी कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसमें सैलरी, पेंशन, प्रमोशन और सेम काम करने के लिए अधिकारियों को अलग वेतन, अधिकारियों को अलग सुविधा और जवानों के लिए, चूंकि भारतीय थे, अलग सुविधा थी। और यही मेन कारण था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के लिए। आज यही इतिहास दोहराने जा रहा है भारत देश में। इसलिए बोला हूं, क्या ये सैनिक बगावत है? अगर ये सैनिक बगावत है तो हो सकता है कि भारत सरकार आज के डेट में उसे कुचल दे। हो सकता है कि चालाक पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स इसको आज के डेट में वो किसी प्रकार खत्म कर दे, लेकिन आने वाला भविष्य में फिर वही सवाल और फिर वही सैनिक, वही ट्रेन आर्म फोर्सेस के जवान जब दिल्ली के सड़कों पर उतर जाएंगे हिंसा करने के लिए, तब आप सोचे कैसे संभालेंगे आप। तो आज शांति की बात है, शांति के साथ आज उनके बातों को सुनिए और उनके अधिकार को समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको बुलाती है वो एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को, उसका नाम है IESL, जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 12 हैं, जिसमें 12 में से सिर्फ 3 PBORs हैं, पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक, और बाकी 9 ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं। जैसा कि एसोसिएशन बताता है कि उनके पास 28 लाख मेंबर्स हैं। 28 लाख मेंबर में से 97% जवानों यानी PBORs की संख्या है और 3% सिर्फ ऑफिसर्स की संख्या है। लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में सिर्फ 3 जवान और 9 ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के अधिकारी हैं। जब मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं तो 3 वो ऐसे जवान को चुनते हैं जो उनके आवाज के सामने, उनके ऑर्डर के सामने खड़ा नहीं हो, और जो बोलते हैं वो चुपचाप वो 3 जवान उसको साइन करते हैं, उसके लिए कंपल्सन होता है। तो ऐसे लोगों का बात, ऐसे एसोसिएशन का बात क्या प्रधानमंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को सुनना चाहिए? जो एसोसिएशन 97% के बहुमत को दरकिनार करते हुए सिर्फ गिने हुए, चुने हुए ऑफिसर्स पूरे भारत के जवानों का भविष्य डिसाइड करें और अपने लिए झोलियां भरें, आज इसी के खिलाफ जवान सड़कों पर उतरा है। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर को ये पता नहीं कि उनके पास और भी सोर्सेस हैं? डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और एक सर्विसमैन के लिए एक मिनिस्ट्री भी है। क्या उनको पता नहीं कि जवानों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए? या चंद 4 ऑफिसर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि 28 लाख यानी पूरे भी एक सर्विसमैन को उनको क्या देना है, वो रिकमेंड करेंगे और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उसको चुपचाप मान लेंगे। अगर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इन गिने हुए चंद ऑफिसरों का बात मान लेते हैं तो वो आने वाला समय में जवानों का रोष, जवानों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहें। आज इस टॉपिक में एक बात करने वाला हूं MSP के बारे में, क्योंकि जैसा कि जानते हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठका दिया है इक्वल MSP के लिए। तो जो IESL जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं सैनिकों का सबसे बड़ा रहनुमा हूं, वो क्या बोला है MSP के बारे में? जब वो जान गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि जवानों के साथ अन्याय हुआ 10 फरवरी का जजमेंट में, और माननीय हाई कोर्ट ने ये माना कि जवानों के साथ MSP के नाम पर अन्याय हुआ है, तो उन्होंने ये पता करने के लिए बोला एडवोकेट से कि क्या
पे कमीशन का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति भी अगर देश के नागरिकों का जो बेसिक राइट्स है उसको छीनने का कोशिश करता है तो भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कोर्ट का दरवाजा ठकठकाने के लिए, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, उसका व्याख्या करना और उसको ऑर्डर देना कोर्ट की जिम्मेवारी है। जब ये लीग जान गया कि अब ये चलने वाला नहीं है दादागिरी, अब ये शोषण चलने वाला नहीं है अधिकारियों का, तो उन्होंने 16 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक लेटर लिखा खाना पूर्ति के लिए, ताकि उनको ये लगे कि हम जवानों के लिए भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने एमएसपी के बारे में क्या लिखा, आपको पता है? एमएसपी के बारे में लिखा कि मिलिट्री सर्विस पे, इनहैंस मिलिट्री सर्विस पे फॉर जेसीओ हैज बीन रेज्ड बाय IESL many times with the government. Every time issue is put under carpet without any logical or convincing reason. The reason for demand for enhancing MSP are as under. Even nursing officer has been granted MSP who hardly go to sectors of service where the threat to exist. Secondly, they are not officers as per DSR, and they has been granted MSP of 10,500 per month. JCO are gazetted officers class 2 and shoulder combat and admin responsibility to combat zones. The JCO are granted higher status in pay grade, hence MSP being pay should be 10,500 per month for JCO. याद रखिए कितने चालाकी के साथ लेटर बनाया गया। जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जवानों के साथ अन्याय हुआ है और 22 मार्च को जजमेंट दूंगा, तो इस एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखा कि भाई मैंने बहुत बार कोशिश किया है कि जवानों का एमएसपी बढ़ाया जाए, लेकिन हर बार गवर्नमेंट उसको टाल देती है। पहले ये बात बताओ, जब तुमने पहली बार प्रपोजल डाला था एमएसपी के लिए, तुमने कम क्यों डाला था? यानी उसी समय तुम्हारे मन में खोट था कि हमें डबल ट्रिपल एमएसपी मिलना चाहिए और जो भारतीय जवान है उसको कुछ मिले या ना मिले। और अब जवान खड़े हो गए तो आप उसके ऊपर गोल गोल चिट्ठियां लिख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जवान डिमांड कर रहे हैं और जवानों को मिलना चाहिए। क्यों? कि मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विसेज हैं उनको जवानों से डबल मिलिट्री सर्विस पे 10,500 मिल रहा है, जबकि जवानों को सिर्फ 5,200 मिल रहा है, जबकि एमएनएस कोई वार जोन में नहीं जाती है। एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि कम से कम जवानों को 10,500 रुपया एमएसपी दिया जाए। भाई तुम एहसान कर रहे हो क्या? तुम अपने लिए 15,000 और जवानों को बोला 10,000। जवान जब खड़े हो गए तो बोला भैया तुम थोड़ा और ले लो। मजाक बना के रखे हो। याद रखिए, राज्यसभा में एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्टर पारिकर साहब ने क्या बोला था? मिलिट्री सर्विस पे इज नॉट ए पे। मिलिट्री सर्विस पे नहीं है, कंपनसेशन है, और कंपनसेशन सेम थ्रेड के लिए, चाहे वो ब्रिगेडियर हो चाहे सिपाही हो, उनके लिए है। और तुम लोगों ने अपने लिए 15,600 कर लिया और अपने एमएनएस के लिए 10,500 कर लिया और जवानों के लिए 5,200 किया। जब जवान खड़े हो गए तो कहते 10,000 कर दो। नहीं चाहिए 10,000, चाहिए तो बिल्कुल इक्वल एमएसपी चाहिए, और नहीं तो एमएसपी को ही बंद करो। और दोस्तों, ये आर पार की लड़ाई बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। और ऐसे ऐसे एसोसिएशन जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, एचओडी हो, अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो और अपना दादागिरी कर रहे हैं उस एसोसिएशन में, तो आप उस एसोसिएशन को रिजाइन मारिए और ऐसे एसोसिएशन में ज्वाइन कीजिए जहां आपके अपने लोग हों, ताकि आपके डिमांड को सुना जा सके। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर से यही बोला चाहता हूं, उन चंद लालची मक्कार ऑफिसरों के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि 97% जवान आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको वोट देते हैं। कहीं ऐसा न हो इनके चक्कर में आपका लुटिया भी डूब जाए। और लुटिया डूब गया तो ठीक है, लेकिन देश का लुटिया डूबने से बचाएं, क्योंकि यही जवान कहीं अगर सड़कों पर हिंसा के लिए उतर गए तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि 1857 का संग्राम दोबारा भारत देश को देखना पड़े और इतिहास बदल जाए। जय हिंद।